नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूपीएस यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री मार्क्स बूस्टर सीरीज करने जा रहे हैं। एक ऐसा रैपिड रिवीजन सीरीज जिसमें हम कवर करेंगे आधुनिक भारत के प्रमुख विद्रोह, समसामयिक धार्मिक आंदोलन और उससे संबंधित बहुत सारे तथ्यों को। अगर आप यूपीएससी 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसमें हम नागरिक एवं क्रांतिकारी विद्रोह, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन 1857 के विद्रोह, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और उनके योगदान को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सामाजिक धार्मिक आंदोलन और विद्रोह। सामाजिक धार्मिक आंदोलन और विद्रोह। नागरिक एवं क्रांतिकारी विद्रोह में क्रांतिकारी विद्रोह में सबसे पहले हुआ था सन्यासी विद्रोह। और सन्यासी विद्रोह बंगाल में सन्यासियों और साधुओं द्वारा किया गया एक विद्रोह था। हिंदू और मुसलमानों द्वारा इसमें समान भागीदारी सुनिश्चित की गई। और सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र था बिहार और बंगाल और उसका काल था 1763 से 1800 ईस्वी तक। इसे फकीर विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और इसके तहत आंदोलनकारियों ने कंपनी के कारखानों और खजानों पर छापा मारा और कंपनी की सेनाओं के साथ संघर्ष किया। इसके सन्यासी विद्रोह का जो कारण था 1770 में बंगाल अकाल और कठोर ब्रिटिश आर्थिक नीतियां। इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता में मजनू शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी है। इसमें से देवी चौधरानी एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि सन्यासी विद्रोह से जुड़ी ये एक महिला भी हैं। नेक्स्ट है विद्रोह मुआ मारियास। असम के अहोम साम्राज्य में अहोम राजशाही के विरुद्ध महान बौद्धों की एक शाखा थी जिसे मुआ मौर्य संप्रदाय के नेतृत्व में एक बड़ा विद्रोह हुआ। इसका भी कारण था धार्मिक उत्पीड़न, आर्थिक शोषण और मुआ मारिया जो था मुख्यतः एक किसान और निम्न जाति का समूह था। और वे अहोम शासकों की दमनकारी नीतियों के कारण यह विद्रोह हुआ था। और यह 1769 से 1799 तक चला और इसका क्षेत्र था असम। इसका परिणाम हुआ कि इसने अहोम साम्राज्य को बुरी तरह से कमजोर कर दिया और आंतरिक अराजकता और राजनीतिक स्थिरता उत्पन्न हुई और अहोम शक्ति का पतन हो गया। इसके तहत मुआ मारिया ने भाटिया पार को अपना मुख्यालय बना लिया। पोलीगर विद्रोह का काल था 1795 से 1805 के बीच में और यह तमिलनाडु में हुआ था। इसका केंद्र था चेन्नीवेली, रामनाथपुरम, शिवगंग, मदुरै और उत्तरी अर्कोट। ब्रिटिश विरोधी प्रतिरोध के मुख्य केंद्र थे और इसका कारण था 1781 में आरकाट के नवाब तिरुनेलवेली और कर्नाटक को ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपने के बाद उत्पन्न असंतोष से पोलीगर्स की स्वायत्तता कमजोर हो गई। और यह विद्रोह 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में कट्टा बोमन नायकन के नेतृत्व में कराधान और राजनीतिक अधिकारों पर विद्रोह हुआ था और विश्वासघात के बाद कट्टा बोमन को पकड़ा गया और मार दिया गया। द्वितीय चरण 1801 में शुरू हुआ। भागे हुए पोलीगर ने हिंसक विद्रोह का नेतृत्व किया, किले पर कब्जा कर लिया और मारूदस्त के साथ गठबंधन कर लिया और ब्रिटिश सेना द्वारा उन्हें भी दबा दिया गया। आगामी वर्षों में उत्तरी अर्काट में पोलीगर्स कवल शुल्क यानी एक प्राचीन गांव की संस्था थी कवल शुल्क एकत्र करने के अपने अधिकार से वंचित किए जाने के परिणाम स्वरूप वह विद्रोह कर रहे थे। और इसका परिणाम हुआ कि 1805 तक विद्रोह को कुचल दिया गया और विद्रोही नेताओं को निर्वासित कर दिया गया और पोलीगर्स का प्रतिरोध समाप्त हो गया। नेक्स्ट है अवध विद्रोह। अवध नागरिक विद्रोह 1799 में पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ था और इसके प्रतिभागी थे किसान और जमींदार। इसका कारण था कि अवध की पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था में ब्रिटिश हस्तक्षेप। ब्रिटिश की प्रतिक्रिया, ब्रिटिश सेना द्वारा इसका दमन कर दिया गया
और इसका परिणाम हुआ कि ब्रिटिश प्रभाव के कारण अवध का स्थानीय नियंत्रण कम हो गया। नेक्स्ट है वेल्लोर विद्रोह 1806 में तमिलनाडु में, और इसके प्रतिभागी थे भारतीय सिपाही। और वेल्लोर विद्रोह का कारण था ब्रिटिश सैन्य ड्रेस को धार्मिक अपमान माना गया, जिसके कारण पारंपरिक पोशाक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसकी प्रतिक्रिया विद्रोह को दबा दिया गया और अंग्रेजों ने ड्रेस कोड वापस ले लिया। और इसका परिणाम हुआ भारतीय धार्मिक प्रथाओं के संबंध में ब्रिटिश नीति में पूर्व की तुलना में कुछ संवेदनशीलता देखी गई। नेक्स्ट है पाइक विद्रोह। पाइक विद्रोह 1817 में हुआ था और ओडिशा में। पाइक ओडिशा के परम वंशानुगत पारंपरिक भू राजस्व पैदल सैनिक थे, जो लगान मुक्त भूमि के बदले सैन्य सेवाएं एवं पुलिस संबंधी सेवाएं प्रदान करती थी, और इसे खुर्दा विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। और इसका कारण था वाल्टर एवर आयोग की सिफारिश ने सिफारिश की थी कि पाइकों की लगान मुक्त भूमि की कीमत में वृद्धि, कौड़ी मुद्रा का उन्मूलन और चांदी में करों का भुगतान और जबरन भू राजस्व नीति को थोपना। पाइक विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे बख्शी जगबंधु विद्याधर, मुकुंद देव और दीनबंधु सतारा। युद्ध की पद्धति में इस विद्रोह में गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया और 1818 तक विद्रोह को क्रूरतापूर्वक दबा दिया गया। बघेरा विद्रोह, इसके नेतृत्वकर्ता थे बघेरा सरदार। ओखा मंडल के बघेरा सरदारों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह था, जो बड़ौदा के गायकवाड़ के ब्रिटिश सरकार को समर्थन देने के बाद शुरू हुआ था। इसका कारण था बड़ौदा के की किलेबंदी का विवाद, और इसकी समाप्ति हुई थी शांति संधि के साथ। यह समाप्त हुआ और इसका परिणाम हुआ स्थानीय शासकों से जुड़े विवादों के लिए बातचीत से समाधान हेतु एक मिसाल कायम करना। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था असम में। इसका कारण था प्रथम बर्मा युद्ध के बाद अंग्रेज असम से नहीं हटे और अहोम क्षेत्र को अपने में मिलाने का प्रयास किया, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया और अंग्रेजों ने समझौतावादी नीति अपनाई और ऊपरी असम को महाराजा पुरंदर सिंह को सौंप दिया। और महाराजा पुरंदर सिंह अहोम के राजा थे। इसके नेतृत्वकर्ता थे गोमधर कोम्बर, जो अहोम के राजकुमार थे, महाराजा पुरंदर सिंह और नरेंद्र गदाधर सिंह। नेक्स्ट है कुका विद्रोह 1840 से लेकर के ये 1872 तक चला और यह पंजाब क्षेत्र में हुआ था। कुका आंदोलन, जिसे इसे नामधारी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, और 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा पश्चिमी पंजाब में शुरू किया गया था। यह एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसका उद्देश्य जातिगत भेदभाव जैसी सामाजिक बुराई को मिटाना और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना था। इसके द्वारा सिख धर्म के मूल सिद्धांत की ओर लौटने पर भी जोर दिया गया और 1849 में ब्रिटिश कब्जे के बाद आंदोलन में महत्वपूर्ण रूप से परिवर्तन आया और इसका ध्यान सामाजिक धार्मिक सुधार से हटकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ राजनीतिक अभियान पर केंद्रित हो गया। और बाबा राम सिंह के नेतृत्व में कुका लोग उपनिवेश विरोधी गतिविधि में सक्रिय रूप से शामिल हुए, यानी कि इस आंदोलन के नेतृत्व करता है बाबा राम सिंह के नेतृत्व में हुआ था। बाबा राम सिंह नामधारी संप्रदाय के संस्थापक थे और 1872 में रंगून उन्हें गिरफ्तार कर 1872 में रंगून निर्वासित कर दिया गया। नेक्स्ट है केरल बर्मा पजहस्सी राजा का विद्रोह 1797 से 1805 तक केरल में। केरल बर्मा पजहस्सी राजा, जिन्हें केरल सिंघम या पाइसे राजा के नाम से भी जाना जाता था, मालाबार के कोट्टयम के वास्तविक प्रमुख थे। तीसरों आंग्ल मैसूरी युद्ध के परिणाम स्वरूप कोट्टयम पर ब्रिटिश साम्राज्य का नियंत्रण हो गया और अंग्रेजों ने वीर वर्मा को राजा नियुक्त किया और उन्होंने अत्यधिक कर लगाए।
जिन्होंने अत्यधिक कर लगाए और परिणाम स्वरूप 1793 में पाइके राधा के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर किसान विद्रोह हुआ। नेक्स्ट है दीवान बेलूथम्पी का विद्रोह 1808 से 1809 के बीच में हुआ था त्रावणकोर में। सहायक संधि समझौते के बाद त्रावणकोर कठोर परिस्थिति के कारण असंतोष फैल गया और इस कंपनी के अत्याचारी रवैये के कारण प्रधानमंत्री बेलूथम्पी ने नायर सैनिकों के समर्थन से यह विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह में खुले तौर पर अंग्रेज के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध का आह्वान किया गया और शांति बहाल करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान की आवश्यकता थी क्योंकि त्रावणकोर के महाराजा कंपनी के पक्ष में चल गए थे। नेक्स्ट विद्रोह है सतारा विद्रोह। इसके नेतृत्व करता है धर्राव पवार और नरसिंह पेटकर और सतारा विद्रोह हुआ था 1840 में महाराष्ट्र में। इसका कारण था छत्रपति प्रताप सिंह को अंग्रेजों द्वारा पदच्युत करना यानी उनको हटाना। इसका परिणाम हुआ ब्रिटिश द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया और परिणाम ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध मराठा आक्रोश और प्रतिरोध को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है किसान आंदोलन जिसमें है नारकेलिया बेरिया विद्रोह 1782 से 1821 तक बंगाल में हुआ था। इसे मीर मिथल अली जिन्हें तूतू मीर के नाम से भी जाना जाता था उन्होंने मुस्लिम काश्तकारों को जमींदारों और ब्रिटिश नील बागान मालिकों के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित किया था और अंग्रेजों के खिलाफ यह पहला सशस्त्र किसान विद्रोह माना जाता है और अंग्रेजों के खिलाफ यह पहला सशस्त्र विद्रोह था, इसलिए नारकेल बेरिया विद्रोह इंपॉर्टेंट है। इस विद्रोह ने धार्मिक संघर्ष का रूप ले लिया और अंततः बहाली आंदोलन में शामिल हो गया। नेक्स्ट है पागलपंथी विद्रोह 1825 से 1835 तक पूर्वोत्तर भारत में हुआ था। मैमनसिंह जिले में एक अर्ध धार्मिक समूह था, मुख्य रूप से हाजोंग और गारो जनजाति इसमें शामिल थे और इसके संस्थापक थे करम शाह के बेटे टीपू के नेतृत्व में आदिवासी किसानों ने जमींदार के ऑलमोस्ट जो जितने भी सारे किसान आंदोलन हुए थे वो किसान आंदोलन मुख्यतः जमींदारों के शोषण और उनके शोषण से ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। संगठित होकर विद्रोह किया और एक निश्चित सीमा से ज्यादा लगान देने से इनकार कर दिया और जमींदारों के घर पर सक्रिय रूप से हमला कर दिया और सरकार ने आदिवासी किसानों के अधिकार के लिए एक न्याय संगत व्यवस्था शुरू की, लेकिन इसे हिंसक रूप से इसे भी दबा दिया गया। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह 1836 से 54 के बीच में और इसके नेतृत्व का मोपला विद्रोह के नेतृत्व करता थे अली मुसलियार और बरिया कुंथनाथ कंजू अहमद हाजी और यह 1836 से 1854 के दौरान 22 विद्रोह हुए थे और इसका कारण था उच्च राजस्व मांग, क्षेत्र के आकार में कमी और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न शामिल थे। और दूसरा मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। नेक्स्ट है नील विद्रोह और उसका काल था 1859 से 1860 में और इसके नेतृत्व करता थे नादिया के विष्णुचरण विश्वास और दिगंबर विश्वास। इसका कारण था यूरोपीय बागान मालिकों के लिए जबरन नील की खेती के खिलाफ किसानों का प्रतिरोध, धोखाधड़ी वाले अनुबंधन, जबरदस्ती और धमकियों के कारण शोषण। इसकी प्रकृति किसानों ने भाले और तलवार से नील कारखानों पर हमला किया और किराया हड़ताल सहित शारीरिक और आर्थिक प्रतिरोध का सामना किया। इसके परिणाम ब्रिटिश प्रतिक्रिया 1860 में नील आयोग की गठन कर नील की खेती से संबंधित बुराइयों की जांच के लिए की गई और किसान की जीत हुई क्योंकि 1860 तक नील की खेती में गिरावट आ गई। और इसके सांस्कृतिक प्रभाव दीनबंधु मित्र द्वारा 1860 में नील दर्पण की रचना की गई, यानी कि नील दर्पण को लिखा गया। द हिंदू पैट्रियट में हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा लिखे गए लेखों में किसानों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता बढ़ाई गई, यानी कि हिंदू पैट्रियट के लेखक हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत में नील की खेती में गिरावट आई
क्योंकि नील के विकल्प के रूप में रासायनिक रंगों के उन्नत संस्करण नए आविष्कार के कारण बाजार में इसकी खेती लाभहीन हो गई थी। नेक्स्ट है दक्कन विद्रोह, दक्कन किसानों का विद्रोह। यह 1875 में हुआ था पूना, सतारा और अहमदनगर में। इसका कारण था रैयतवाड़ी प्रणाली में किसानों का शोषण, कृषकों की अपेक्षा साहूकारों को तरजीह देना और उच्च कराधान, भू राजस्व में वृद्धि और आर्थिक कठिनाई जैसे कपास की कीमत में गिरावट और खराब फसल, अदमनकारी ऋण अनुबंधन और बंधक बॉन्डों के प्रति किसान का प्रतिरोध था। इसकी प्रकृति के साहूकार विशेषकर मरवाड़ी और गुजराती बाहरी लोगों का सामाजिक बहिष्कार था। साहूकारों के घर और किसानों पर हिंसक हमले किए गए और ऋण बॉन्ड की समाप्ति हुई। इसका विस्तार पूना, अहमदनगर, सोलापुर और सतारा तक था और इसका परिणाम सरकारी दमन और किसानों और अंततः किसान की रक्षा के लिए दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित किया गया और किसानों के हित में महाराष्ट्र के बुद्धिजीवियों द्वारा इसका समर्थन भी किया गया। नेक्स्ट है पाबना विद्रोह, 1873 से 1876 तक पाबना में हुआ था और पाबना पूर्वी उस वक्त का पूर्वी बंगाल में था और वर्तमान में बांग्लादेश में है। इसके नेतृत्वकर्ता थे शाहचंद्र रॉय, शंभुनाथ पाल और खोदी मुल्ला आदि। इसका कारण था जमींदारों द्वारा अवैध संपत्ति जब्त करना, मनमाना किराया बढ़ाना, जबरदस्ती बेदखली इत्यादि। और इसकी प्रकृति यूसुफ शाही परगना में कृषक लीग का गठन हुआ था 1873 में, जिसका उद्देश्य था किराया हड़तालों का आयोजन करना, कानूनी लड़ाई के लिए धन जुटाना और जनसभाएं आयोजित करना। इसका परिणाम सरकार ने इस आंदोलन को भी सख्ती से सैन्य दमन किया और बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 पारित हुआ, जिसमें काश्तकारों को विधायी संरक्षण प्रदान किया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी, आरसी दत्त और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में भारतीय एसोसिएशन ने इसे बौद्धिक समर्थन मिला। नेक्स्ट है किसान सभा आंदोलन 1818 से 1821। 1857 के बाद अवध के तालुकदारों ने फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया और ऊंचे लगान कर प्रथाएं लागू कर दी और होम रूल आंदोलन गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी जैसे कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन का नेतृत्व किया। अब मदन मोहन मालवीय के सहयोग से फरवरी 1828 में संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना हुई। इसमें एक इम्पोर्टेंट यह है कि संयुक्त किसान सभा की स्थापना हुई और होम रूल आंदोलन गौरी शंकर मिश्रा और इंद्र नारायण द्विवेदी जैसे कार्यकर्ताओं ने यूपी में किसान सभा के गठन का नेतृत्व किया था। अवध किसान सभा, इस आंदोलन ने किसानों से बेदखली भूमि को जोतने से मना करने, अवैतनिक श्रम न करने, पंचायतों के माध्यम से विवादों को हल करने का आग्रह किया था। सरकार द्वारा दमन के कारण आंदोलन का पतन हुआ और अवध किराया अधिनियम इसके अंत में योगदान दिया। नेक्स्ट है एका आंदोलन 1921 में अवध उत्तर प्रदेश में और इसके नेतृत्व करता थे मदारी पारसी। इसका कारण था अधिक किराया लगाना, जबरन मजदूरी, ठेकेदार जैसे बिचौलियों द्वारा भ्रष्टाचार के कारण आर्थिक संकट। यह आंदोलन सूखे, खाद्यान्न की कमी और स्पेनिश फ्लू के प्रभावों से प्रेरित था। शुरू में कांग्रेस और खिलाफत अभियान से जुड़े इस आंदोलन ने सामाजिक बहिष्कार किया और गांधीवादी सिद्धांतों का पालन किया, लेकिन अंत में अधिक उग्र हो गया और इस वजह से कांग्रेस और खिलाफत नेताओं ने खुद से इससे अलग कर लिया और इसका परिणाम हुआ ब्रिटिश अधिकारियों के दमन के कारण मार्च 1922 तक यह आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान सभा 1936। इसका गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में किया गया और इसके नेतृत्व करता थे अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व करता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसका कारण था काश्तकारों के अधिकारों की सुरक्षा, जमींदारी उन्मूलन की वकालतों के लिए किसान सभा का गठन। बस 1936 में किसानों की दुर्दशा को दूर करने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। सभा में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन, काश्तकारों के अधिभोग अधिकार को मान्यता देने का आह्वान भी किया गया। किसान सभा ने देशव्यापी आंदोलन किए और 1937 के चुनाव के बाद प्रमुख
कृषक सुधारों को आगे किया, जैसे ब्याज दर तय करना, किराया वृद्धि को कम करना और उत्तर प्रदेश में किराएदार का दर्जा देना और बिहार में बाकस भूमि का बहाली करना था। नेक्स्ट है तेभागा आंदोलन 1946 से 47 और यह बंगाल में हुआ था। बटाईदारों द्वारा फसल के उचित वितरण की मांग, जिसमें 2/3 हिस्सा स्वयं के लिए और 1/3 हिस्सा जमींदारों के लिए मांग किया जाता था। और इसके भागीदार थे गरीब किसान, बर्गादार, यानी बर्गादार को बटाईदार कहा जाता था, और किसान संगठन। प्रमुख घटनाएं 1946 में बंगाल प्रांतीय किसान सभा ने बाढ़ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तेभागा के क्रियान्वयन की वकालत की। 40% किसानों को 2/3 हिस्सा प्राप्त हुआ और आंदोलन को पूर्वी बंगाल में दमन का सामना करना पड़ा और सीमित सफलता प्राप्त हुई। नेक्स्ट है तेलंगाना आंदोलन 1946 से 51 तक कारक था। निजाम के शासन में जमींदार और जागीरदारों और देशमुखों को जमींदार कहा जाता था द्वारा किसानों का शोषण किया गया और साथ ही जबरन श्रम, और जिसे तेलंगाना के क्षेत्र में बेट्टी कहा जाता था, और उच्च कर जैसी दमनकारी नीतियां इसके लिए उत्तरदायी थी। 1940 में किसानों के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए जागीर राइट संघ का गठन किया गया। 1946 में सीपीआई द्वारा समर्थित गुरिल्ला शैली का सशस्त्र संघर्ष उभरा और जिसमें जमींदार और राजकारों पर हमले किए गए। इसका परिणाम, आंदोलन के परिणाम बेटी का उन्मूलन हुआ, भूमि वितरण हुआ और ऋण निपटान किया गया। नेक्स्ट, जनजातीय विद्रोह। सबसे पहला जनजातीय विद्रोह हुआ था पहाड़िया विद्रोह 1778 में राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्र में। राजमहल झारखंड में अवस्थित है और पहाड़िया निवासियों का एक समुदाय पहाड़ी वन उपज और झूम खेती के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे और उनकी भौगोलिक अलगाव ने उन्हें बाहरी शक्तियों से काफी हद तक स्वतंत्र बनाए रखने की अनुमति दी। और 18वीं सदी के आखिर में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में अस्थायी कृषि को बढ़ावा दिया तो तनाव फैल गया और जिससे पहाड़िया लोगों की पारंपरिक जीवन शैली बाधित हो गई और पहाड़िया लोगों के हमले बढ़ गए और 1770 तक अंग्रेजों ने पहाड़िया लोगों के खिलाफ हिंसक हमले किए। इसके नेतृत्वकर्ता थे 1778 में राजा जगन्नाथ के नेतृत्व में विद्रोह भड़का और अंग्रेजों ने शांति की नीति अपनाई और पहाड़िया सरदारों को उनके सहयोग और उचित आचरण सुनिश्चित करने के बदले वार्षिक भत्ते की पेशकश की और जिससे नियंत्रण करने के लिए स्पष्ट संघर्ष से अधिक राजनीतिक दृष्टिकोण की ओर बदलाव को चिन्हित किया। नेक्स्ट है तिलका मांझी विद्रोह 1781 से 1784 के बीच में संथाल परगना में हुआ था। तिलका मांझी ने परगना में ब्रिटिश नीति के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था और तिलका मांझी विद्रोह सुल्तानगंज के आसपास सक्रिय। तिलक ने गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकाओं को निशाना बनाया था और ब्रिटिश खजानों को लूटा और अंग्रेजों से लूटे गए माल को गरीबों में बांटा। इसमें उन्होंने गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था और जिसमें संथाली महिलाओं को भी शामिल किया गया। 1778 में तिलका ने पहाड़ी सरदारों के साथ मिलकर रामगढ़ कैंप पर कब्जा कर लिया और 1784 में भागलपुर पर हमला किया और ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ऑगस्टस क्लीव बेटलैंड को गोली मार दी गई। नेक्स्ट है जंगल महल विद्रोह या चुआर विद्रोह। इसका काल था 1769 से 1805 तक और यह छोटानागपुर क्षेत्र में हुआ था और इसका कारण था जंगल के जमींदारों पर लगान में वृद्धि और 1767 में मिट्टी के किले को ध्वस्त करने के लिए ब्रिटिश निर्देश की ओर बढ़ गई और यह छोटानागपुर और बंगाल के मैदानी क्षेत्र बीरभूम, बांकुरा और मिदनापुर परगना के बीच था। जमींदार जगन्नाथ सिंह और हजारों चुआर अनुयायियों ने विद्रोह कर दिया और कंपनी सरकार को आत्मसमर्पण करना पड़ा और इसके नेतृत्वकर्ता थे वर्ष 1771 में चुआर सरदार श्याम गंजन, सुबला सिंह, रघुनाथ महतो और दुबराज। सबसे महत्वपूर्ण चुआर विद्रोह 1798 में दुर्जन सिंह के नेतृत्व में हुआ था
जो ईस्ट इंडिया कंपनी की नीति उसमें अस्थायी बंदोबस्त और पुलिस के नियमों में परिवर्तन शामिल थे और के प्रति असंतोष के कारण हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में बिहार में हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि थी कि 18वीं सदी के अंत में संथाल लोग अस्थायी खेती के लिए राजमहल की पहाड़ी में चले गए, जिससे पहाड़िया लोगों के साथ संघर्ष हुआ और जो स्थानांतरित कृषि करते थे, यानी कि पहाड़िया पहाड़िया लोग, यह पहाड़िया एक जनजाति थी और वह स्थानांतरित कृषि करते थे। सरकार ने दमन कोह या पहाड़ियों की पट्टियां बनाकर इस समस्या का समाधान किया, जिससे संथाल को बसने के लिए तलहटी में जमीन आवंटित की गई। इसका कारण था 1793 में स्थायी बंदोबस्त के अधिनियम के तहत कंपनी सरकार द्वारा लगाए गए भारी कर, दीकू को बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता था, साहूकारों द्वारा उधार लिए जाने वाले उच्च ब्याज दर। इसके कारण समय के साथ संथालों को अपनी जमीन खोनी पड़ी, यानी जमींदारों ने ग्रामीण इलाकों पर कब्जा कर लिया और यह विद्रोह जल्द ही ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य के खिलाफ एक आंदोलन बदल गया और इस विद्रोह को हुल नाम दिया गया और जिसका हुल का अर्थ होता है मुक्ति के लिए आंदोलन। इसके नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था और विद्रोह के बाद आदिवासियों के लिए विशेष कानून भागलपुर और बीरभूम जिले को मिलाकर संथाल परगना का निर्माण किया गया। संथाल द्वारा गैर संथाल को भूमि हस्तांतरित करना अवैध हो गया और अभी भी ये नियम लागू हैं। अभी भी आदिवासी लोग गैर आदिवासी लोग को अपना भूमि हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं। अगर वो भूमि हस्तांतरित करते हैं तो उनका हस्तांतरण अवैध होगा। ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाए ताकि अब आदिवासियों की भूमि बाहरी लोगों द्वारा न ली जा सके। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। इसका कालक्रम था 1890 से 1901 के बीच में और यह सिंहभूम और रांची क्षेत्र में था और इसे उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता था। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए मुंडा राज्य की स्थापना करना था। अंग्रेजों द्वारा जमींदारी प्रथा लागू किए जाने के कारण आदिवासियों की जमीन पर लगान लगाया जाने लगा और जिसकी अदायगी न करने पर उन्हें बेदखल कर दिया जाता था और सूदखोर साहूकारों पर उनकी निर्भरता बढ़ गई और यह आंदोलन साहूकारों और बाहरी लोगों के खिलाफ असंतोष से शुरू हुआ और इस आंदोलन में ईसाई मिशनरी भी शामिल थे। बाद में सरकार ने अनिवार्य बेगार को समाप्त कर दिया और 1903 में काश्तकारी अधिनियम जैसे कदम उठाए और मुंडाओं को खुदकट्टू प्रणाली की मान्यता दी और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 पारित किया गया। ताना भगत आंदोलन का कालक्रम था 1914 से 1920 में और ताना भगत आंदोलन उराव जनजाति इसके नेतृत्व करता थे और यह छोटा नागपुर झारखंड क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता जतरा भगत या बलराम भगत थे और इसके आंदोलन का भी कारण था जमींदार साहूकारों और अंग्रेजों द्वारा आर्थिक शोषण। जतरा भगत ने आंदोलन का नेतृत्व किया और सन 1914 में यह शुरू हुआ और सत्याग्रह जैसे अहिंसक तरीकों का इस्तेमाल किया गया। यह आंदोलन आदिवासी प्रतिरोध का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और 1921 में ताना भगत ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, जिससे व्यापक स्वतंत्रता संग्राम को बल मिला। रप्पा विद्रोह 1922 से 1924 आंध्र प्रदेश में हुआ था। रंपा विद्रोह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी बेसिन में रंपा क्षेत्र में एक आदिवासी विद्रोह था। इसके नेतृत्वकर्ता थे अल्लूरी सीताराम राजू। इसकी शुरुआत अंग्रेजों द्वारा लागू किए गए दमनकारी वन कानून से हुई, जिसके तहत आदिवासियों की आजीविका के लिए जंगलों तक पहुंच प्रतिबंध कर दिया गया तथा साहूकारों और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा उनका शोषण किया गया। अल्लूरी सीताराम राजू ने जनजातीय समुदाय को संगठित किया और पुलिस स्टेशन और ब्रिटिश बुनियादी ढांचे पर हमला के लिए गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल किया। औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ आदिवासी समूह को एकजुट करने के कारण विद्रोह ने गति पकड़ी और लेकिन अंततः इसे भारी सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया और 1924 में सीताराम राजू को पकड़ लिया गया और उसे मार दिया गया और इससे विद्रोह का अंत हो गया।
कुछ अन्य जनजातीय विद्रोह जिसमें कोल विद्रोह 1831 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। बड़े पैमाने पर भूमि हस्तांतरण कोल मुखियाओं पर प्रभाव डालने वाली ब्रिटिश नीतियों के कारण हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे बुद्धो भगत। नेक्स्ट है हो और मुंडा विद्रोह का कालक्रम था 1820 से 1837 और यह झारखंड में हुआ था। इसका कारण था नई कृषि राजस्व नीति और सिंहभूम पर कब्जे के खिलाफ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे पराहट के राजा के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट है कोंड डोरा अभियान 1900 में, यह डाबर क्षेत्र विशाखापट्टनम में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे कोरा मलाय के नेतृत्व में खुंड डोरास को संगठित किया था। नेक्स्ट है भील विद्रोह 1817 से 1819 के बीच में हुआ था और दूसरी बार 1913 में हुआ था और यह भील विद्रोह पश्चिमी घाट क्षेत्र में हुआ था। गोविंद गुरु ने भीलों को भील राज के लिए संगठित होने में मदद की। वन सत्याग्रह 1920 और 23 में हुआ था गुंटूर क्षेत्र, पलामू और बिहार में। जनजाति द्वारा अपनी भूमि पर बढ़ते ब्रिटिश नियंत्रण के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और इसके नेतृत्वकर्ता थे चेंचूस गुंटूर में यानी कि आंध्र प्रदेश में चेंचूस के द्वारा और कारावर्स के द्वारा पलामू यानी बिहार क्षेत्र में। नेक्स्ट है खासी विद्रोह 1833 में गारो और जयंतिया हिल्स में मेघालय में हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता थे तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासो, गारी, जयंतिया और सिंह फोर्स द्वारा बाहरी लोगों के खिलाफ संगठित प्रतिरोध था और इसका परिणाम 1833 में इसे दबा दिया गया। नेक्स्ट है सिंह फोर्स विद्रोह 1833 से आगे तक चला और यह असम क्षेत्र में था। असम के सिग्फो जनजाति द्वारा ब्रिटिश उपनिवेश के खिलाफ विद्रोह था और इसके नेतृत्वकर्ता थे निंगरूला जैसे प्रमुखों ने इसका विद्रोह किया था। इसकी शुरुआत दमनकारी नीतियों से हुई और भारी कराधान और स्थानीय शासन में हस्तक्षेप शामिल था, लेकिन इसे अंततः अंग्रेजों द्वारा दबा दिया गया। नेक्स्ट है बस्तर का विद्रोह 1910 में जगदलपुर में सामंती शोषण और वन करों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह किया गया और जनजातियों ने औपनिवेशिक शोषण और सामंती संरचनाओं का विरोध किया जो आदिवासी भूमि अधिकारों का उल्लंघन करती थी। कुकी विद्रोह 1917 से 1919 के बीच में मणिपुर में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान श्रमिक भर्ती की ब्रिटिश नीतियों के कारण यह विद्रोह हुआ था। नागा आंदोलन 1905 से 1931 में मणिपुर में हुआ था। नागराज की स्थापना के लक्ष्य के साथ अंग्रेजों के खिलाफ नागाओं द्वारा नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट है हेराका पंथ 1930 के दशक में हुआ था मणिपुर में। 1920 के दशक में जेलियान ग्रोग नागा जनजातियों के बीच हैपो जादोनांग द्वारा स्थापित किया गया। यह एक सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था और बाद में एक राजनीतिक विद्रोह में बदल गया। इसके द्वारा औपनिवेशिक कर, ईसाई मिशनरियों के प्रभाव को अस्वीकार किया गया तथा स्वदेशी नागा परंपराओं को पुनर्जीवित किया गया। और जादो नांगा की फांसी के बाद उनकी शिष्या रानी गाइदुनलू ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और जेल जाने से पहले इसे व्यापक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा दिया गया और रानी गाइदुनलू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। और यह 1947 तक रानी गाइदिनलू जेल में बंद थी और भारत के स्वतंत्रता के बाद इन्हें जेल से आजाद किया गया। गोंड विद्रोह 1940 के दशक में। गोंड विद्रोह का उद्देश्य गोंड धर्म के अनुयायियों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट करना था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए आदिवासी एकता और धार्मिक पहचान पर जोर दिया था। यह विद्रोह मध्य भारत में औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध व्यापक जनजातीय प्रतिरोध का हिस्सा था। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह, जिसे प्रायः प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख घटनाएं बहरामपुर पश्चिम बंगाल में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री में नई
एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया और फरवरी 1857 में विद्रोह कर दिया और इसे मार्च 1857 में भंग कर दिया गया। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे ने बैरकपुर में अपनी यूनिट के सर्जेंट सर्जेंट मेजर को गोली मार दी थी। इस विद्रोह पर ब्रिटिश प्रतिक्रिया के तहत उसे पराजित कर मार डाला गया और उसकी रेजिमेंट को भी भंग कर दिया गया। इस विद्रोह के कारण थे तो इस विद्रोह के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सैनिक असंतोष इसके कारण थे। 1857 के विद्रोह का आर्थिक कारण था किसानों पर भारी कर लगाया गया और उन्हें साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लेना पड़ता था और कर्ज चुकाने में असमर्थता के कारण उन्हें भूमि से बेदखल किया कर दिया जाता था। तो भूमि से बेदखली भी एक उसका आर्थिक कारण था। साथ ही कारीगरों ने अपना संरक्षण खो दिया था क्योंकि स्थानीय शासक और कुलीन लोग आर्थिक दबाव में आ गए थे। कठोर भू राजस्व की नीति के कारण जमींदारों को भी अपने भूमि से हाथ धोना पड़ा था और इसी वजह से वीर कुंवर सिंह भी इसमें शामिल हुए थे। ब्रिटिश औद्योगिक नीति ने हस्तशिल्प के साथ साथ आधुनिक उद्योग के विकास को भी हतोत्साहित किया था। नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। ब्रिटिश राजनीतियां जैसे सहायक संधि, व्यापगत की संधि और प्रभावी नियंत्रण ने देशी शासकों की ब्रिटिश पर निर्भरता बढ़ा दी थी और वही अवध का विलय लोक और वाजिद अली शाह को कुशासन के आरोप पर हटाए जाना इसके राजनीतिक कारण था। सामाजिक एवं धार्मिक कारण में स्थानीय लोग ईसाई मिशनरियों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। सती प्रथा का उन्मूलन और विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक धार्मिक सुधार को अंग्रेजों द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप के रूप में देखा गया और साथ ही आटे में हड्डी का चूरन मिला होना, कारतूस में गोमांस और सुअर की चर्बी से बने होने के अफवाह ने सिपाहियों की धार्मिक और सांस्कृतिक संवेदना को उजागर कर दिया और सैनिक असंतोष, नस्लवाद और श्रेष्ठता की भावना के कारण मतभेद उत्पन्न हुए। जैसा कि देसी सैनिकों को पदोन्नति और विशेषाधिकार की कमी और सिंध एवं पंजाब जैसे क्षेत्रों में विदेशी सेवा भत्ते में भी कमी देखा गया। साथ ही जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, इसके माध्यम से सभी भावी भारतीयों को कहीं भी सेवा करने के लिए वचन देना होगा। इसका मतलब भारतीयों को समुद्र पार भी आयोजित होना होगा और उस समय की हिंदू धर्म में मान्यता थी कि समुद्र के पार जाने पर जाति प्रथा का हनन होता है और साथ ही प्रशासनिक भ्रष्टाचार और ब्रिटिश शासन की अंतर्निहित विदेशी प्रकृति जैसे अन्य मुद्दे सतत बने हुए थे। विद्रोह का प्रमुख केंद्र, नेतृत्वकर्ता और ब्रिटिश कमांडर दिल्ली में बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल बादशाह के सेनापति जनरल बख्त खान। तो यानी शासक के रूप में बहादुर शाह जफर ने किया था और उनका नेतृत्व किया था सेनापति जनरल बख्त खान ने। और वहां पे ब्रिटिश कमांडर थे जॉन निकोलसन, लेफ्टिनेंट बी लोबी और लेफ्टिनेंट हडसन। लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अपने नाबालिग बेटे बिरदिश काजरी को नवाब घोषित किया और लखनऊ में ब्रिटिश कमांडर थे हेनरी लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश हेनरी हैवलॉक, जेम्स ऑस्ट्रम और सर कॉलिन कैंपबेल। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, जिन्होंने विद्रोह का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, और वहां पे ब्रिटिश कमांडर थे हेनरी लॉरेंस। कानपुर में बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया और वहां पे ब्रिटिश कमांडर थे कॉलिन कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर, झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, नाना साहब के सहयोगी तात्या टोपे द्वारा समर्थित थी और झांसी में ब्रिटिश कमांडर था हीरोज। बरेली में खान बहादुर और वहां का ब्रिटिश कमांडर था कॉलिन कैंपबेल। बिहार में कुंवर सिंह और वहां का ब्रिटिश कमांडर था विलियम टेलर। नेक्स्ट है विद्रोह की असफलता का कारण। एकीकृत नेतृत्व की कमी थी। विद्रोहियों के पास सीमित समन्वय था और बेहतर ब्रिटिश सैन्य शक्ति और संसाधन कुशलता और कुछ क्षेत्र तथा समूहों की गैर भागीदारी इत्यादि इसके
विद्रोह के असफलता के प्रमुख कारण थे। साथ ही बेहतर ब्रिटिश सैन्य प्रौद्योगिकी और बेहतर संचार प्रणाली, जिसमें टेलीग्राफ और रेलवे उन्होंने सैनिकों को एकीकृत करने, रणनीतियों को समन्वित करने और विद्रोह को प्रभावी ढंग से बनाने में मदद किया। विद्रोह का परिणाम हुआ भारत सरकार अधिनियम 1858 हुआ, कंपनी शासन का उन्मूलन हुआ और महारानी विक्टोरिया को भारत का संप्रभु घोषित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण छीनने के लिए राज्य सचिव की नियुक्ति की गई और 1858 में रानी की घोषणा हुई और लॉर्ड कैनिंग जो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनको भारत के वाइसराय की उपाधि दी गई और भारत के लोगों ने धार्मिक स्वतंत्रता, सभी के लिए समानता और व्यक्तित्व मामले में अंग्रेजों द्वारा न हस्तक्षेप करने का वादा किया। सेना का पुनर्गठन और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति के तहत किया गया, यानी कि जाति, समुदाय, क्षेत्र एवं नई सैन्य इकाइयों के आधार पर मार्शल रेसल सिद्धांत ने विद्रोह के दौरान वफादारी को पुरस्कृत किया। सैन्य एकीकरण योजना 1861 हुआ और अंग्रेजों ने अपने सामाजिक सांस्कृतिक सुधारवादी उत्साह को, जिसे श्वेत व्यक्ति का बोझ माना जाता है, रोक दिया था और भारतीय समाज मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति अपना ली। नेक्स्ट है सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तत्वबोधिनी सभा 1839 में कलकत्ता में हुआ था और इसके नेतृत्व करता थे देवेंद्रनाथ टैगोर और इसका उद्देश्य था ईसाई धर्म के विस्तार पर प्रतिक्रिया, वेदांतवाद और स्वदेशी संस्कृति को बढ़ावा देना, बंगाली भाषा एवं विभिन्न ग्रंथों के विकास पर ध्यान केंद्रित था। इसके अनुयायी थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त, राजा राम मोहन राय और डेरी जियो के समर्थक। इसके प्रमुख प्रकाशन में था तत्वबोधिनी पत्रिका, तर्क संगत दृष्टिकोण के साथ भारत के अतीत के अध्ययन को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज। इसे राजा राम मोहन द्वारा वर्ष 1828 में स्थापित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म में सुधार और धर्म के प्रति अधिक तर्क संगत और नैतिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना था। इसने एकेश्वरवाद, सती प्रथा और बाल विवाह और जातिगत भेदभाव के उन्मूलन का समर्थन किया और बंगाल पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देवेंद्रनाथ टैगोर 1842 में ब्रह्म समाज में शामिल हुए और उन्होंने तत्वबोधिनी सभा का नेतृत्व किया, जिसका प्रमुख पत्र बंगाली में तत्वबोधिनी पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। केशव चंद्र सेन ने विभाजन के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर का समाज आदि ब्रह्म समाज के रूप में जाने लगा और केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज का विस्तार बंगाल से बाहर भी किया और बाद में सन 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज नामक एक नवीन शाखा का गठन किया। केशव चंद्र के भारतीय ब्रह्म समाज एक और विरोधी विभाजन हो गया। आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव, उमेश चंद्र देव ने केशव चंद्र सेन के विचारों के विरोध में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की, यानी कि ब्रह्म समाज में जब फूट हुआ तो एक आदि ब्रह्म समाज बना और दूसरा सामान्य ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। केशव चंद्र सेन ने बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा की मदद से की। मुख्य रूप से धार्मिक सिद्धांतों के बजाय सामाजिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित था, जिसने जाति व्यवस्था की अस्वीकृति, महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह और पुरुषों और महिलाओं द्वारा दोनों के लिए विवाह आयु बढ़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया और महादेव गोविंद रानाडे और आरजी भंडारकर के नेतृत्व में प्रार्थना समाज में हिंदू धर्म की तर्क संगतता और प्रगतिशील व्याख्या पर ध्यान केंद्रित किया गया। नेक्स्ट है यंग बंग आंदोलन। 1820 के दशक के अंत से 1830 के दशक के प्रारंभ तक चला। क्रांतिकारी बौद्धिक आंदोलन था और जो बंगाल में युवाओं के बीच उभरा था और इसका नेतृत्व हेनरी विवियन डिजेरियो ने किया था, जो एक एंग्लो इंडियन थे और 1826 से 31 तक हिंदू कॉलेज के शिक्षक थे। इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा और ज्ञानोदय पर ध्यान देना और इसमें सीमित जन अपील भी थी। नेक्स्ट है आर्य समाज। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई
और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। इसके बाद में वर्षों में इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित किया गया, यानी कि पहले इसका मुख्यालय बॉम्बे था, बाद में इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया। और इस आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य वैदिक सिद्धांतों की वापसी की वकालत करके एक वर्गहीन और जाति विहीन समाज, एक अखंड भारत और विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त करना था। और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और उन्होंने गौ करुणानिधि नामक पुस्तिका लिखी। आर्य समाज ने मूर्ति पूजा, बहुविवाह, जाति प्रथा की आलोचना की, हालांकि योग्यता के आधार पर समाज के विभाजन को भी स्वीकार किया। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल और हरिद्वार में गुरुकुल के रूप में शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। यह मुख्यतः एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। इसमें कुछ शैक्षणिक संवर्ग, आंदोलन 1875 में, अपना वर्ष 1875 में न्यूयॉर्क शहर में मैडम एच.पी. बाल्बस्की और कर्नल एम.एस. ओलकॉट द्वारा किया गया। भारतीय विचार और संस्कृति से प्रेरित एक आंदोलन था। वर्ष 1882 में इस सोसाइटी ने अपना मुख्यालय मद्रास के पास अडियार में स्थानांतरित किया था। इसने पुनर्जन्म और कर्म जैसी हिंदू अवधारणाओं को अपनाया, उपनिषद, योग और वेदांत से प्रेरणा ली। इसने बाल विवाह का विरोध किया और जातिगत भेदभाव को खत्म करने, विधवाओं के उत्थान और उनकी स्थिति में सुधार की वकालत की। साथ में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्ष बनी और 1893 में भारत आई और उनकी पहल से 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना में शामिल है। यह कॉलेज 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के गठन का केंद्र बना। परमहंस मंडली 1849 में इसकी स्थापना दादेवा पांडुरंगा और मेहताजी दुर्गाराम ने महाराष्ट्र में की थी और यह हिंदू धर्म और समाज सुधार के पर केंद्रित एक गुप्त समाज के रूप में शुरू हुआ। इसने जातिगत नियमों को तोड़ने की वकालत की, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया और महिला शिक्षा का समर्थन किया। इसने एक ईश्वर की पूजा को बढ़ावा दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया और तर्क संगत सोच, वैज्ञानिक स्वभाव को प्रोत्साहित किया। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था और वर्ष 1911 में द हितवाद पत्रिका ने समाज के विरोध की रक्षा के लिए प्रकाशन शुरू किया। आर्य महिला समाज 1882 में पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना, महिलाओं के अधिकार और शिक्षा की वकालत करने के लिए स्थापित किया गया और इसके प्रयास से लेडी डफरिन कॉलेज, महिलाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा को शामिल किया गया। महिला सामाजिक सम्मेलन 1904 राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के तहत बॉम्बे में रमाबाई रानाडे द्वारा स्थापित किया गया और महिलाओं के लिए सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। महिला भारतीय एसोसिएशन 1917 में इसके संस्थापक थे एनी बेसेंट, डोरिथी जिनारा जादासा। मद्रास से शुरू होते हुए महिलाओं के मताधिकार और सामाजिक सुधार की दिशा में काम किया। नेक्स्ट है भारत में महिलाओं का राष्ट्रीय परिषद। कॉर्नेलिया सोराबजी, ताराबाई प्रेमचंद्र, शैफ तैयब जी और महारानी सुचारू देवी के साथ मेहराब जी टाटा के योगदान से गठित किया गया। इसने पर्दा प्रथा, जाति प्रतिबंध और महिलाओं की शिक्षा की कमी जैसे मुद्दे पर विचार किया। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में मार्गरेट कॉजिन्स द्वारा इसकी पहली बैठक फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में हुआ था। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन ने सामाजिक न्याय, समान अधिकार और संसाधनों के समान वितरण को बढ़ावा दिया। सामाजिक सेवा लिए नारायण मल्हार जोशी, जो कि गोखले के अनुयायी थे, उन्होंने आम जनता के जीवन और कार्य स्थिति में सुधारने के लिए बंबई में इसकी स्थापना की थी। सेवा सदन 1908 में दीवान दयाराम दिगुमल के साथ बेहराम जी एम मालावारी द्वारा स्थापित किया गया था और मालावारी ने सहमति आयु अधिनियम के अधिनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट है देव समाज 1887 में। इस संगठन की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में किया गया था। इस संगठन ने शाश्वत आत्मा की अवधारणा और गुरु सर्वोच्चता पर जोर दिया और धार्मिक कार्यों को प्रोत्साहित किया।
इसके द्वारा आदर्श सामाजिक व्यवहार का प्रचार किया गया, जिसमें रिश्वतखोरी दूर करना, नशीले पदार्थ और मांसाहारी भोजन से दूर रहना और अहिंसा को बढ़ावा देना शामिल था। नेक्स्ट है धर्म सभा 1830 में, और इसकी स्थापना राधाकांत देव द्वारा किया गया था और उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का भी विरोध किया था। नेक्स्ट है भारत धर्म महामंडल। इसकी स्थापना 1887 में पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा हरिद्वार में की गई थी। इसका उद्देश्य हिंदू धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन, हिंदू शिक्षा को बढ़ावा देना था।